जो अपने परिवार से दूर होकर सुख चैन त्याग करके रूखी सूखी रोटी खाके साधन के रूप में मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन से पूरे देश में आंदोलन चला रहा है, वो सब साथी मेरे जितने जिम्मेदार हैं और मेरी जितनी ही जिम्मेदारी से समाज की लड़ाई को लड़ने का काम कर। सम्मानित साथियों, बड़े पैमाने पे यहाँ बहुजन समाज के लोग हैं। मुझे आपसे ये कहना है कि आपको भारत में एक भी अधिकार मांगने से नहीं मिला, ना ही किसी ने दया करके दिया। जो भी अधिकार आपके पास है उसके लिए आपके बड़ों को, पूर्वजों को, महापुरुषों को बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकारों को छीनना पड़ता है। और बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए कि जो अधिकार छीन लिए हैं उनको तो छीन कर ही वापस लेना पड़ेगा। आज की जो सरकारें बैठी हैं वो सरकारें आजादी से पहले माहौल में हमें ले जाना चाहती, उस माहौल में जब हमारे पास कोई अधिकार नहीं था। मैं अगर उनकी खामियां गिनाने की बात करूं तो पूरा दिन बीत जाएगा, इतनी खामियां हैं। लेकिन मैं तो आपको आपकी खामी बता रहा हूं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। आपको अपने आप को जानने के लिए अपने इतिहास को जानना चाहिए, और इतिहास ये है कि जब तक भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ तब तक इस देश में आपको सीमित अधिकार थे। आपको खुली हवा में सांस लेने का सम्मान के साथ अधिकार मिलता मिला जब भारतीय संविधान लागू हुआ। ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। शासन प्रशासन के लोगों का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा करी, जो जानकारी उनको तो इसके रूप उन्होंने अपनी व्यवस्था यहाँ की। लेकिन सम्मानित मेरे भाइयों बहनों, मैं आप में से एक, मैं जब अभी, क्योंकि 2 दिन से मैं घर था, माँ की तबीयत खराब थी, मैं उनको देखने के लिए गया। जैसी माँ आपके पास है, आप तो मेरी माँ हुई, लेकिन एक ऐसी माँ घर में भी बेटा होने का फर्ज अदा करने गया था। आज जब निकला तो उनके साथ एक तस्वीर खींच के निकला, ये कह के उनसे कि देखो मेरे पास बहुत करोड़ों माओं की जिम्मेदारी, आपको महापुरुषों का आशीर्वाद मिले, आप स्वस्थ रहो, लेकिन मैं उस जिम्मेदारी को भी, उस कर्तव्य पथ को भी नहीं त्याग सकता जो मेरे कंधों पे। तो उस कर्तव्य पथ को निभाने के लिए निकला हूं। वो कर्तव्य पथ ये है कि जब तक देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी वो सुविधाएं और वो अधिकार नहीं मिलता जो इस देश के अमीर लोग ले रहे हैं, तब तक ये लड़ाई पूरी नहीं होगी। जब तक अंतिम व्यक्ति भी, जो गरीब खेती किसानी करने वाला किसान या मजदूर, या वो अंतिम व्यक्ति जो बहुत दूर कहीं इस उम्मीद के साथ जी रहा है कि उसका जीवन भी बदलेगा, उसको भी अधिकार मिलेंगे, उसको सम्मान का जीवन मिलेगा, उसके जीवन में भी अवसर आएंगे, ये लड़ाई उसकी लड़ाई। मैं अगर आपको जो बताना चाह रहा हूं उस पर गौर कीजिए कि 14 अगस्त 1947 को, 1947 को हम लोग भारत में गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन लड़ाई यही से शुरू होती है। 14 अगस्त को जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति थी, उसमें कितना परिवर्तन हुआ। 14 अगस्त को जिसके खाते में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को आजाद होने के बाद उसके खाते में कितने पैसे आए होंगे, आपने कभी सोचा? अगर नहीं सोचा तो जानकारी ले लो कि 14 अगस्त को जिसके खाते में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को उसके खाते में 100 रुपए। देश की जो पावर थी अंग्रेजों ने यहाँ के ताकतवर लोगों के हाथ में दे दी। पहली सरकार बनी, अंतिम सरकार, बिना चुनाव के, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने ये वादा किया बाबा साहब अम्बेडकर से, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब एक अधिकार हमें वोट का दिलाया, उन्होंने उस दिन एक बात कही मीडिया के सामने। जब मीडिया ने पूछा कि आज आपको कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा बैलेट वोट से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा, आज के बाद राजा मेरे लोग तय करेंगे राजा कौन बने। एक वो अधिकार, और दूसरा अधिकार जब संविधान लागू हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर से कहा संविधान में जो आपने लिखा हम उसको लागू कराएंगे, हम आपसे वादा करें। लेकिन वो वादा सिर्फ छलावा साबित हुआ।
चला हुआ इसलिए जैसे मैंने कहा 14 अगस्त को जो हमारी स्थिति थी 15 अगस्त को भी वही थी। और फिर जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, पहली बार हमें अधिकार मिले। उन अधिकारों का प्रयोग करके पढ़ लिख के उस दिन से हमारी पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ने की सही स्थिति शुरू हुई। पढ़ लिख के हम अपने पैरों पर खड़े हुए, आरक्षण की वजह से रोजगार मिले, नौकरियां मिली। उन नौकरियों को मिलने के बाद हमारे जेब में पैसे आए। उन पैसों की बदौलत हमने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अपने घर बनाने शुरू किए, अपने साधन जोड़ने शुरू किए। तब जाके हम लोग इस देश में थोड़े बहुत खड़े हो पाए। मैं आपको समझाने का ये प्रयास कर रहा हूं कि देश तो आजाद हुआ, लेकिन आप आजाद नहीं हुए। आप आजाद कब होते कि आजादी के साथ जो गरीब था उसको भी इतने साधन और संसाधन मिलते जितने अमीरों के पास थे। आजादी हुई, गरीब गरीब रह गया, अमीर अमीर रह गया। और गरीबों को जो अधिकार मिले, आज की सरकारें उन अधिकारों को लूटने का काम कर रही। जो थोड़े बहुत अधिकार दलित पिछड़ों को मिले, आदिवासियों को मिले, सरकार की गंभीर नजर उन पे है कि किस तरह से इनके अधिकार छीने। ये आजाद भारत है, बहुत सारी शिकायतें, लेकिन आपसे कहनी पड़ेगी। आप ये बताओ 14 अप्रैल अब आ रही है नहीं आ रही है? आज सब लोग अपने अपने गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाओगे। आप जाओ परमिशन मांगने के लिए, पहले तो आप प्रोग्राम करोगे, पुलिस के लोग आप कहेंगे भाई आपके परमिशन नहीं है। जब आप परमिशन मांगने को जाओगे तो कहोगे नहीं पढ़ता, चालू नहीं होगी। आप ये बताओ कैसी आजादी है जब हम अपने गांव में अपने महापुरुषों की जन्म जयंती नहीं मना सकते? तो बताओ हम कितने आजाद हुए इस देश में। परमिशन आप देखो, भारत एक सेकुलर कंट्री है। हर धर्म को धार्मिक आजादी है, हर धर्म को मानने वाले को धार्मिक आजादी है। जब अन्य धर्म के लोग अपने धार्मिक उत्सव को कर सकते हैं तो कुछ लोगों में पाबंदी क्यों? अभी हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने हनुमान जयंती का त्योहार मनाया, आपने किसने विरोध किया? किसी ने परमिशन मांगी? गई देखा आपने? अब 14 अप्रैल आएगी, आपकी आस्था बाबा साहब अम्बेडकर में, बाबा साहब अम्बेडकर में। अब आप कहोगे तो कहेंगे परमिशन। आप ये बताओ, अपने ही देश में, अपने प्रदेश में, अपने गांव में, अपने लोगों के बीच अगर हमें अपने महापुरुषों की जयंती मनानी तो हमें परमिशन की जरूरत है, दूसरे लोगों के लिए तो कैसी समानता है? आप बताओ मुझे। अभी देखो, हमारी लड़ाई किसी के धर्म से नहीं है, क्योंकि हम अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों में आस्था रखते हैं। और हमारे महापुरुषों ने कभी नहीं सिखाया कि किसी दूसरे धर्म का अपमान करो। ना हमारे लोग करते, सब अपने धर्म का आयोजन करें। यहाँ सिख धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग भी रहते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं, यहाँ क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग भी रहते हैं। तो सबके लिए नियम कानून एक बराबर होने चाहिए ना। एक को आप पूरी छूट दोगे और दूसरे को उसमें सरकारी खर्चा दोगे, पुलिस के अधिकारियों को ड्यूटी लगाओगे कि जाओ उनके पैर दबाओ, और दूसरे को आप अपने महापुरुषों को खून करने से रोक दोगे। इसलिए मैं सरकार से कहता हूं कि भाई ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अभी यहां तरावियां पड़ी किसने अपने घर में? मैं बिल्कुल जनरल बात बता रहा हूं उसको। ये बात मेरी यहां की स्थिति देख के समझ में आई। अभी यहां तरावियां पड़ी गई साथ बरेली में, बरेली का ना मुरादाबाद, उन्होंने तरावियां पढ़ी तो उनको नोटिस दे दिए। किस दिन पढ़े लिखे लोगों बैठो पुलिस के साथियों, तब फिर सवाल जवाब करके बताओ कि आपने जो नौकरी ली वो संविधान की वजह से मिली या सरकार की वजह से मिली? तो ये बताओ, कोई अपने घर में अगर अपना धार्मिक आयोजन करेगा तो आप कौन होते नोटिस देने वाले? भाई घर में हम लोग, जो लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते, जागरण नहीं कराते क्या? धार्मिक कथाएं नहीं कराते क्या? कराते नहीं कराते? और भी तमाम तरह की चीजें कराते, सत्संग भी कराते। तो भाई फिर मुसलमानी को टारगेट क्यों करोगे आप? क्योंकि सरकार का राजनीतिक एजेंडा सेट होता है कि जितना मुसलमान का शोषण करोगे उतना जनता में कह पाओगे देखो हमने मुसलमान को ठीक कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, कितना ठीक करना चाहते हो? तो पहले से ठीक है बेचारा। इतना ठीक है कि मेहनत मजदूरी करके थोड़ा बहुत पेट पाल रहा है, उसको आप सड़क पे लाना चाहते हैं? थोड़ा बहुत खड़ा होता है, सरकारों में बैठे लोग या अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने वाले लोग दंगा उंगा करा सब खराब कर देते हैं।
मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि आज नहीं तो कल आपकी समझ में आएगा कि ये दंगा कराने वाले लोग अपने फायदे के लिए कराते हैं, आपको इससे दूर रहना पड़ेगा। और अगर आप इनके मोहरे बनोगे तो आपका नुकसान होगा, याद रखना, क्योंकि भीड़ किसी की धर्म और जाति नहीं पूछती है, समझ रहे हो? भीड़ जब निकलती है किसी की जाति धर्म नहीं पूछती है, और नुकसान हमेशा गरीबों को होता है। आपने दंगे में किसी नेता को मरते देखा आज तक? किसी नेता का घर जलते देखा? जलाने वालों के हाथ कभी नहीं जलते हैं, जलते किनके हैं? बुझाने वालों। समझ रहे हो? मैं बात आप स्पेशली अपने लोगों से कर रहा हूं कि आपका रास्ता कहां है? आपको संविधान को यहां लागू कराना है, आपको राजनीतिक शक्ति प्राप्त करनी है, आपको सरकारों में जाना है, आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए स्कूल खोलने हैं। 60,000 स्कूल बंद कराए सरकार ने 9 साल में। साउंड प्राइमरी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं बताओ मुझे, हाथ उठा के। अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बताओ? किसके हाथ बच्चे पढ़ते हैं बताओ? गरीबों के स्कूल किसके लिए बंद हुए? अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। और जब हम पढ़े लिखेंगे तो सवाल कैसे करेंगे? हमें जानकारी कैसे मिलेगी कि देश में क्या चल रहा है? सरकार स्कूल क्यों बंद कर रही है? इसलिए कि गरीब के बच्चे ना पढ़े। लड़ाई यहां से शुरू हुई कि जब एक गरीब व्यक्ति, उसकी बेटी, उसकी मां, उसकी पत्नी, उसकी बहन, उसका बच्चा सरकारी अस्पताल के बाद दम तोड़ देता, लड़ाई यहां से शुरू होती है। क्या उसको इलाज कराने का अधिकार नहीं है भारत में? पैसे वालों का इलाज होगा और गरीब लोग सड़कों पे दम तोड़ेंगे लड़ाई। जब तक गरीबों को भी अमीरों जैसा इलाज नहीं मिलता बराबरी का, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए और ये होगा कब? देखो, मैंने आपको बताया कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन आजादी तब मिली जब संविधान लागू हुआ। असल आजादी कब होगी? जब छात्रों में हिस्सेदारी मिलेगी। हम बार बार कहते हैं सरकार को जातिगत जनगणना करा दो, पता लग जाए किसकी कितनी जनसंख्या है और किस जाति के पास कितने रिसोर्स हैं, किसके पास कितनी नौकरियां हैं, किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कितना बिजनेस है। असल होना चाहिए था। आप भी सुनो मीडिया के लोग, जिस दिन देश आजाद हुआ हमें करना चाहिए था, अगर ईमानदार लोग कुर्सी में बैठते तो अंतिम व्यक्ति को भी साधन प्रोवाइड करवाते। जैसे पिता अगर संपत्ति बांटता है तो कैसे बांटता है? अगर उसकी जेब में 100 रुपए और 4 बच्चे हैं तो 25-25 बांटेगा ना? बराबरी तभी हुई ना, तब होता। तब आप गैर बराबरी की खत्म करने की बात करते और हमारे अधिकारों पे गलत बयानबाजी करते। जिस देश आजाद हुआ आपने गरीब को भी वही साधन दिए थे जो आपके पास। फिर आप रेस की लाइन खींचते, फिर आप कहते जो आगे बढ़ पाया कि वो सही है, जो नहीं बढ़ पाया वो सही नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देश आजाद हुआ, संसाधनों में वितरण नहीं हुआ, ना हमें जमीन मिली, ना हमें पैसे मिले, ना हमें रोजगार मिला, ना नौकरी मिली, कुछ भी नहीं मिला। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर समझते थे। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की कि कल जो कुर्सी में बैठे, उसी कुर्सी में बैठे लोग हैं वो गरीबों के बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे। और अगर आज आरक्षण नहीं होता तो आपको कोई कुर्सी पे बैठने नहीं देता। आज भी इतना जातिवाद है। इसका नमूना देखना हो तो ये देखो आप, अभी जो शायद मेरठ में हुआ, एक वाल्मीकि समाज के परिवार की शादी थी और ताकतवर व्यक्ति ने मना कर दिया कि मैं अपना वो नहीं दूंगा बैंक्वेट हॉल। जब पता लगा जाति क्या होती है, जब उनको पता लगा कि वो शादी वाल्मीकि समाज की है तो उसने मना कर दिया। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जाति जो है वो जाति नहीं है। जाति आपके साथ रहेगी, आप अधिकारी कर्मचारी बन जाओ। अरे आप सबकी लड़ाई करते हैं। अपर कास्ट में भी अगर किसी के साथ अन्याय होगा हमारे पास आएगा, हम लड़ते हैं। लेकिन नेता तो अपनी जाति के बच्चे ना। आज भी लोग मीडिया क्या लिखेंगे? हमें दलितों के नेता यही लिखेगी ना? कभी ये लिखेगी सबके नेता? नहीं लिखेगी ना, यही कहेगी ना। और दूसरे लोग सबके नेता हो जाएंगे। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, एजुकेशन का बजट खत्म हो रहा है, हेल्थ का बजट कमजोर पड़ रहा है, देश की जीडीपी गिर रही है, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, भूखमरी में हम टॉप पे जा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में केंद्र में और स्टेट में जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो चंद पूंजीपति ताकतवर लोगों की सरकार है, उसका गरीबों से कोई लेना देना नहीं। अगर गरीबों को अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना, अपने अधिकार सुरक्षित रखने हैं तो उनको अपनी लड़ाई को मजबूत राजनीतिक रूप से करना पड़ेगा। मैं कभी आपके बीच में नहीं आया। मैं तो धन्यवाद करता हूं क्षेत्र का
कि जब ललित यहां से लड़े आपने 2-3 गांव में पड़ते 1100 वोट उनको दिए, उन्होंने मुझे भी बताया। मैं दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं कि आपने गरीबों के बच्चों पे भरोसा किया, दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो अधिकार भारतीय संविधान देता है उनको लागू कैसे कराओगे अगर आपके पास राजनीतिक शक्ति नहीं? कानून कहां बनते हैं? कानून विधानसभा में बनते हैं, लोकसभा में, सड़कों पे नहीं बनते हैं। जब तक विधानसभा और लोकसभा में आपके लोग नहीं जाएंगे तब तक आपके हित के लिए कानून कहां बनेगा? और जो कानून बने हुए हैं उनको लागू कराने के लिए चाहिए राजनीतिक शक्ति। जब आपके लोग कुर्सी में बैठे होंगे तो कानून पालन कैसे होंगे? तो आप इस देश में कब तक भुखमरी, बेबसी, लाचारी, गरीबी के साथ जीना चाहते हैं? क्या आपके मन में पीड़ा नहीं कि खत्म होनी चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की समस्याएं खत्म होनी चाहिए? हाथ खड़ा करके बताओ। नहीं, दोनों हाथ छोड़ो, एक हाथ से मजा नहीं आ रहा, लग रहा है कि उत्साह कम है तुम लोगों में। वो खड़े लगे रखो 1 मिनट, मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात को अगर तुम 1 मिनट हाथ नहीं खड़े करके रखो। अच्छा नीचे करो, तुम्हें कष्ट ही तो नहीं देना है। देखो मैं रोज ही रहता हूं लोगों में, कहीं ना कहीं भ्रमण करता रहता हूं। कल मुझे सुबह कानपुर जाना है, उरई में। वहां हमारे साथी नील पटेल नेशनल जनमत चलाते हैं, उनकी माता जी की डेथ हो गई थी, उनके घर, उनके यहाँ प्रोग्राम है गांव में, सब लोग इकट्ठा होंगे, वहां चर्चा करेंगे कि भविष्य में हम लोग किस तरह आगे बढ़ना है। फिर मैं 10 तारीख को जाऊंगा गंगानगर सिटी, राजस्थान, हमारी सभा। फिर 12 तारीख को मैं फिर यही आऊंगा बिजनौर में, हमारा प्रोग्राम है 12 तारीख में। फिर 14 तारीख को हम लोग जाएंगे मध्य प्रदेश, मैं और हमारे उत्तर प्रदेश के साथी अन्य दलों के वो। फिर 16 में फिर मैं आपके पास आऊंगा। मुझे इस काम को करने में इतना आनंद आ रहा है आप सोच नहीं सकते। और उसका आनंद का कारण बताऊं क्या है? क्योंकि जो प्यार आपसे मिलता है ना वो करोड़ों रुपए से भी ज्यादा ताकतवर। जब वो माँ सड़क पे मिलती है, भाई सड़क पे मिलता है, या वो बाबा, चाचा, ताऊ मिलते हैं, सर पे हाथ रखते हैं और वो माँ पूछती है कि कैसे हो तुम, ठीक होना, तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ अपने ही लोग घूम रहे हैं। और उनको बहुत उम्मीद है हम लोगों से कि उनको हर बार धोखा देगा, अब उनको धोखा नहीं मिलेगा। मैं यहाँ मंच पर उपस्थित अपने नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि पुराने लोगों ने जो गलतियां की राजनीति में उनसे सीख लेनी और भाईचारा पैदा करना है कमजोरों में, शोषितों में। मैं तो अपने लोगों से पूछता हूं, जब मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों में जाता हूं, पाल प्रजापति से पूछता हूं, भाई तुम्हारे, चलो बहुत सारे धर्म तो ठीक है, तुम्हारे बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो भी पीड़ित वंचित, उनको भी किसी ने हाथ पकड़ के साथ नहीं बिठाया। जाति है कि जाति नहीं, जाति के आधार पे ऊंच नीच है, ऊंच नीच के कारण हम लोग एकजुट नहीं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने टुकड़ों में बटे हुए समाज को बहुजन समाज का नाम दिया। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को तैयार किया। मैं उनमें से एक, मैं आपका नेता नहीं, आपका बेटा हूं, आपका भाई, और इसलिए आपके बीच में हूं क्योंकि जो ये बहनें माएं बैठी हैं, बताओ तुम घर में रोजगार चाहते हो, नहीं चाहते हो तुम्हें रोजगार मिले? बताओ हाथ उठा के। ये मुझसे सच सुनना चाहते तो सुनो, मेरी माँ खेत पे जाती थी घास लेने और सर पे 30-40 किलो घास की गठरी लेके आती थी और वो दूध बेचती थी, तब जाके हम लोग आगे बढ़े। मैं जानता हूं हम लोग के क्या हाल है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं वहीं से निकल के आया। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि किस तरह मेरी माँ अपना पेट काट के हमारे पेट भरती थी, और आप भी भरती हो। आप भूखी रह के अपने बच्चों को पालती हो इसलिए कि आपके बच्चे कल कामयाब हो जाए और आपकी गरीबी दूर हो। गरीबी ऐसे दूर नहीं होगी, गरीबी ऐसे दूर होगी जब आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, वो नौकरियां करेंगे, या उनको बिजनेस करने की आजादी मिलेगी, या आपको रोजगार मिलेगा। अगर